हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आपके चैप्टर सेल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है। ये क्वेश्चंस के माध्यम से मैं सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को आप बहुत ही कंसंट्रेट होकर वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है कोशिकाओं का अध्ययन, सेकंड ऑप्शन इज उत्तकों का अध्ययन, थर्ड ऑप्शन इज रुधिर का अध्ययन एंड फोर्थ ऑप्शन इज कवक का अध्ययन। तो इसमें सही क्या होगा आपका? तो ये आपका दिया गया जो फर्स्ट ऑप्शन कोशिकाओं का अध्ययन, ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो गए, जिसमें हम कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका एक टर्म दिया गया साइटोलॉजी। सेकंड आपका दिया गया है कि जो उत्तकों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है हिस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? उत्तकों का अध्ययन। अब यहाँ पर आपका जब टर्म दिया है उत्तकों का, तो उत्तक होते क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर ये सेल है तो बहुत सारे सेल यानी कि ग्रुप के फॉर्म में अगर बनते हैं तो सेल क्या हो जाता है? अगर फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज उत्तक, या हम कह सकते हैं टिश्यू। तो यहाँ पर आपका हो गया उत्तकों का। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है रुधिर का। तो रुधिर का जो अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत किया जाता है? हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है रुधिर का अध्ययन। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है कवक। तो कवक के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर यहाँ दिया गया है आपका माइकोलॉजी। तो यहाँ पर आपको अगर माइकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाता है तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पर आपका जो ऑप्शन हुआ सही वो क्या हो गया? कोशिकाओं का अध्ययन। आइए चलते हैं कि सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में। क्या होता है कोशिका? इसकी डिस्कवरी यानी इसकी खोज किसने की, इसके नाम कैसे दिए गए और कैसे इसको खोज कर और इसके कौन कौन से टर्म दिए गए, इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में एक एक पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है सेल मीन्स ही होता है कोशिका। यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर कोशिका की डिस्कवरी आपसे पूछी जाती है तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1662 ईस्वी में यानी कि 1662 में खोज किया था। लेकिन यहाँ पर एक और आपको टर्म मिलेगा कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी तो की थी, लेकिन किसमें की थी? नॉन लिविंग सेल्स में यानी कि कॉर्क में किया था। लेकिन अगर वहीं पर आपसे पूछा जा सकता है कि सेल की डिस्कवरी लिविंग सेल में किसने की थी, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलता है कि सेल की डिस्कवरी या हम कह सकते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट का नाम आता है स्लाइडेन एंड स्वान। तो इन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले सेल थ्योरी का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी मनुष्य है या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी अपने प्रिमिटिव सेल यानी कि जो भी उसका प्रिमिटिव सेल है या पुराना सेल है उसी से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? सेल थ्योरी कहलाता है। और इस थ्योरी को देने वाले कौन है? स्लाइडेन एंड स्वान। नेक्स्ट आपका टर्म आता है कि इसी सेल से रिलेटेड। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सेल, तो अगर आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल का आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग। यानी कि जो ऑस्ट्रिच बर्ड है इसके जो एग होते हैं ये सबसे बड़े सेल्स में आते हैं। उसी तरह नेक्स्ट आपको एक टर्म दिया जाएगा स्मॉलेस्ट सेल। तो ये स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? PPLO। इसका पूरा नाम मैं बता दे रही हूँ आपको। PPLO का प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी को हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम के भी नाम से जानते हैं। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे कि अगर सेल का, तो लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ह्यूमन बॉडी के केस में अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल्स कौन सी हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाता है फीमेल ओवम। यानी कि जो भी फीमेल होती हैं उनका जो ओवम है यानी कि जो एग है वो क्या हो जाता है? लार्जेस्ट सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा स्पर्म सेल जो मेल ह्यूमंस में पाया जाता है। उसी तरह अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टर्म पे देखा जाए कि लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती हैं, तो इसका आंसर आपका जाएगा नर्व सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अगर पूछा जाए कि सेल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके हैं, कोशिका का द्वारपाल यानी कि आप कह सकते हो कि गेट कीपर ऑफ द सेल। तो गेट कीपर ऑफ द सेल या कोशिका का द्वारपाल हम किसको कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे सेल को बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और यही सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है ये सेमी परमेबल नेचर का होता है। और जैसे कि आप लोग देखते हो कि गेट कीपर का काम क्या होता है कि वो किसी भी घर के अंदर क्या करता है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पर्सन को अंदर आने दे और किसको बाहर ही रहने दे। उसी तरह सेल मेम्ब्रेन का भी काम क्या होता है कि वो किस पार्टिकल को सेल के अंदर आने देगा और किस पार्टिकल को वो सेल के बाहर ही रहने का परमिशन देगा। तो इस बेस पर हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? गेट कीपर ऑफ द सेल, या कह सकते हो आप कोशिका का द्वारपाल। नेक्स्ट आपको टर्म दिया गया है कि अगर कंकाल तंत्र या कंकाल ऑफ द सेल यानी कि जो कोशिका का कंकाल हम किसको कहेंगे? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हिंदी में आप इसको बोल सकते हो अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो ये सेल जो होता है, सेल में आपको जो कंकाल बताया जा रहा है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिससे सेल का प्रोटेक्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि एक कंकाल एक ढांचा बनाने का काम करता है। इस वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं सेल का। नेक्स्ट आपको टर्म दिया गया है कि आत्महत्या की थैली। ये भी एक क्या है? टर्म है जिसको हम कहेंगे कि आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहेंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो ये आपका दिया गया आत्महत्या की थैली। मीन्स क्या है कि अगर लाइसोसोम का फंक्शन क्या है या किस बेस पर हम इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है कि जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एंट्री कर जाते हैं। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैगोसाइट कर जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर लेता है या खा जाता है। लेकिन कभी कभी जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो डिस्ट्रॉय करता है तो उसी के साथ साथ कभी कभी वो अपने ही सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस वजह से हम लाइसोसोम को भी क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली, या हम कह सकते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि अगर सेल से ही रिलेटेड देखें तो पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर किसे कहेंगे? तो इसका आपका आंसर मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है कि जो सेल में एक आपको ऑर्गन मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल का ऑर्गेनेल है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है या हम क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? मीन्स क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का पूरा नाम आपको मिल जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह करके आपको हो जाएगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ये भी क्या है? सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट आपको और भी मिला कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन होता है? तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे गोल्जी बॉडी। इस तरह करके आपको इतने सारे टर्म सेल से रिलेटेड मैंने बताए, और ये सारे टर्म सारे पॉइंट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में से सब में ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल आते हैं। सो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर कि हिस्टोन प्रोटीन किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब यहाँ दिया गया है कि जो सेल होता है, सेल में अगर हिस्टोन प्रोटीन पाया जा रहा है तो ये हिस्टोन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, क्या फॉर्म करती है, किसमें हेल्प करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है डीएनए, सेकंड ऑप्शन इज आरएनए, थर्ड ऑप्शन इज क्रोमोसोम्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल वॉल। तो ये आपके फोर ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? क्रोमोसोम्स। तो इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्रोमोसोम्स क्या है, इसकी कैसे फंक्शंस है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले आपको मैं डिटेल में बता रही हूँ, दिया गया है केंद्रक के बारे में। अगर केंद्रक है तो केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अब यहाँ दिया गया है कि इसी केंद्रक में कुछ उलझे हुए यानी कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं?
क्रोमैटीन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि अगर ये क्रोमैटीन जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी धागे नुमा संरचना की जो पाई जाती है, इसमें क्या होता है, सेल डिविजन्स होते हैं और इस सेल डिविजन्स के बाद क्या बनता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको मिला है कि अगर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी। तो अगर डिस्कवरी के बेस पर पूछ रहे हैं तो डिस्कवरी किसने की थी क्रोमोसोम्स की, स्ट्रासबर्गर ने। लेकिन अगर क्रोमोसोम्स का नेम पूछा जाए यानी कि इसका नामकरण किसने किया, तो क्रोमोसोम्स का नामकरण किसने किया था, वॉल्डेयर ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि इसी क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, कैरियर ऑफ द इनहेरिटेंस भी कहते हैं। मीन्स क्या है कि ये आनुवांशिकता का वाहक कहलाता है। अब ये आनुवांशिकता का वाहक क्यों कहलाता है, क्योंकि ये क्या क्रोमोसोम्स जो होता है इस पर क्या होते हैं, इस क्रोमोसोम्स पे जैसे कि आप क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो जस्ट ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। तो इस क्रोमोसोम्स पर डीएनए प्रेजेंट होते हैं और इसी डीएनए पर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होंगे। और जीन क्या होता है, ये आपके इनहेरिटेंस के यूनिट माने जाते हैं। और ये डीएनए क्या होता है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरह करके ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जितने भी इंडिविजुअल होंगे उनमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं उसकी सर्टेनिटी पाई जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी प्लांट है या कोई एनिमल है, सपोज अगर ह्यूमन की ही अगर हम बात कर लें तो ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अगर पेयर्स के फॉर्म में देखा जाए तो 23 पेयर्स होते हैं। लेकिन अगर हम काउंट के फॉर्म में देखेंगे तो ये काउंट में कितने हो जाएंगे, 46। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो ह्यूमन में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से ये क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है ऑटोसोम एंड सेकेंड वन इज सेक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया है कि जो ऑटोसोम होता है, जितने भी ह्यूमंस होते हैं मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केस में ये ऑटोसोम होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, ये डिफर नहीं करता है। मेल होगा तो भी कितने होंगे, 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स ही पाए जाएंगे। अगर फीमेल के केस देखा जाए तो भी उसमें कितने होंगे, 22 पेयर्स होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल ऑटोसोम्स आर सेम। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। और 1 पेयर जैसे कि अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होंगे, XY के फॉर्म में होंगे। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये क्रोमोसोम्स जो होता है वो XX के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ऑटोसोम हो गया वो 22 पेयर हो गए, सेक्स क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 1 पेयर होंगे। मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स में डिफर कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसी पे आप समझोगे कि क्रोमोसोम्स जो होता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि जैसे कि उसका लिंग निर्धारण यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये किस पर डिपेंड करता है, मेल पर या फीमेल पर। तो इस तरह आप कहोगे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो किस पर होगा, मेल पर होता है। जैसे कि आप देखते हो कि अगर मान लीजिए कि आप क्रॉस पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि अगर मान लीजिए कि मेल का क्या है, XY क्रोमोसोम्स है और फीमेल का क्या है, XX है। तो इसमें से क्या होता है, 50% अगर X लिया जाए और यहाँ से भी X लिया जाता है तो दोनों XX हो जाता है। तो ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, फीमेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरह आप मेल से अब क्या बचा, Y, अगर Y लेते हैं आप और फीमेल से X लेते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, XY बनेगा। अगर XY का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह करके आप कह सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या लिंग निर्धारण होता है ये किस पर डिपेंड करता है या इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल या फीमेल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेल। मेल क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गए जिससे आपको सारे पॉइंट्स अब तक समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लवक भोज्य पदार्थों के संचय के लिए कार्य करता है। अब यहाँ पे जैसे अगर लवक की बात की गई है, यहाँ पे आपका लवक बताया गया है। तो ऐसे लवक जैसे इंग्लिश में इसको हम प्लास्टिड बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे लवक हैं जो भोजन के या भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करते हैं या संचय करते हैं। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया गया है वर्डी लवक, सेकंड इज हरित लवक, थर्ड इज अवर्डी लवक एंड फोर्थ वन इज नन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, अवर्डी लवक। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है या सफेद रंग का होता है।
तो आइए इसके बारे में हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये लवक या प्लास्टिड क्या होते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की, इसका नेम किसने दिया, ये कितने टाइप के हो गए और कौन कौन क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि दिया गया है प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या है, लवक ही है, जिसको हमने इंग्लिश में प्लास्टिड बोला, हिंदी में आपको लवक कहते हैं। प्लास्टिड की डिस्कवरी सबसे पहले हैकेल नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था और उसका नेम यानी कि उसका नामकरण किसने दिया था, सिम्फर नाम के एक साइंटिस्ट ने प्लास्टिड की नामकरण की थी। नेक्स्ट दिया गया है कि प्लास्टिड जो होता है ये निम्न 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हरित लवक, दूसरा है आपका वर्णी लवक, तीसरा है आपका अवर्णी लवक। अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर फर्स्ट की बात करें हरित लवक, तो हरित लवक जो होता है ये मेनली ग्रीन कलर का होता है। जैसे नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है हरित लवक, यानी हरित मतलब होता है हरा, और हरित लवक इसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट पाया जाता है जो बाकी लवक्स में एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे आपको एक मेन फंक्शंस हो गया या स्पेशलिटी हो गई आपकी कि ये हरित लवक जो होता है इसमें एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट होते हैं, जिस पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से इस हरित लवक में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो हरित लवक होता है या हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट हो रहा है, तो इसमें एक आयंस पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया है कि जो ये हरित लवक होता है इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका मिला, सेकेंड वन इज वर्णी लवक। अब यहाँ पे दिया गया है कि वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हैं। जैसे क्रोम आप जानते होंगे, क्रोम मीन्स ही होता है कलर। यहाँ बताया गया है कि जो क्रोम है, क्रोम मीन्स क्या हो गया, कलर। यानी कि वर्णी लवक जितने भी होते हैं, जैसे कि आप लोग प्लांट्स में देखे होंगे कि अगर ग्रीन कलर को अगर हम हटा दें, सिर्फ ग्रीन कलर को, और जितने भी कलर्स आपको प्लांट्स में दिखते हैं जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, फ्लावर्स के कलर जो दिखते हैं येलो, ऑरेंज, ये जितने भी कलर होते हैं ये किससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वर्णी लवक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि उनमें क्या पाया जाता है, वर्णी लवक, या हम कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है अवर्णी लवक, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो गया कि ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये भोज्य पदार्थों का संचय यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल ये करता है। यानी कि जो आपके ल्यूकोप्लास्ट हो गए ये क्या कर रहा है, भोज्य पदार्थों का संचय कर रहा है। तो इस तरह करके आपके यहाँ पे क्लियर हो गए कि प्लास्टिड की डिस्कवरी, उसके नेम, कितने टाइप्स हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये भी क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम का बिल्कुल बेस क्या है इस पर क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो डाइजेशन ही यहाँ पर दिया गया है कि डाइजेशन जो होता है हमारे बॉडी में किस ऑर्गन से शुरुआत, यानी किस ऑर्गन से सबसे पहले डाइजेशन होता है। यानी कि जो भी फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं अपने बॉडी में थ्रू द ओरल कैविटी, तो इसका डाइजेशन सबसे पहले किस ऑर्गन के द्वारा होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है आमाशय, इट मीन्स स्टमक। सेकंड ऑप्शन इज मुख गुहा, इट मीन्स ओरल कैविटी, एंड थर्ड वन इज ग्रासनली मीन्स ओइसोफेगस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आंत से, यानी कि आंत से दिया गया है मीन्स इंटेस्टाइन। इस तरह करके 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कोई भी फूड मटेरियल अगर हम इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में तो इसका डाइजेशन सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन इज मुख गुहा से। ये आपका दिया गया मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी। यहाँ पर आपको अब अच्छे से क्लियर करवा दे रही हूँ कि ओरल कैविटी या मुख गुहा से डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया गया है, एक मैंने रफली डायग्राम आपको बनाकर दिखाया है कि जैसे कि यहाँ पर क्या एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सपोज ये क्या है बकल कैविटी मैंने मान रखा है, बस एक रफली डायग्राम बस आपको समझाने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर एक क्या है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, और जैसे ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये एक्सटेंड करके एक सेल स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है, ये क्या है स्टमक है। और यहाँ से आपको दिया गया है कि ये आगे की तरफ एक्सटेंड करके जो रेड वाले पार्ट आपको दिख रहे हैं ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पोजीशन से ही क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन की
आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और लास्ट में यहाँ पर ये फिनिश हो जाता है। इस तरह करके ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, एक रफली डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि अगर हम पाचन तंत्र की अगर बात करते हैं तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है कि कोई भी अगर फूड मटेरियल है जो जटिल फॉर्म में रहता है यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में, ड्यू टू एंजाइम एंड हार्मोनल रिएक्शंस या एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें जितने भी फूड मटेरियल होते हैं जटिल फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये कैसे हो जाते हैं, सरल फॉर्म में। अब ये कैसे होते हैं इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि अगर ये बक्कल कैविटी है तो बक्कल कैविटी में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर फूड मटेरियल है तो इसको हम क्या करते हैं, थ्रू बक्कल कैविटी से हम इनटेक कर लेते हैं। और ये फूड मटेरियल क्या होता है कि ये ओइसोफेगस, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ओइसोफेगस है। तो इस ओइसोफेगस के थ्रू ये जो आपका फूड मटेरियल है ये कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। तो स्टमक में आता है और जैसे जैसे ये आगे तक की तरफ एक्सटेंड करता है तो यहाँ पर आपको एक यू शेप का ट्यूब दिख रहा है, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म में रेड कलर का दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर का तो ये आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। अब आपको ये बताना है कि इस बक्कल कैविटी में कौन से पदार्थ या किस चीज का डाइजेशन यहाँ पॉसिबल होता है। जैसे कि आप जान रहे हो कि इस बक्कल कैविटी में क्या पाया जाता है, लार या सलाइवा। और इस सलाइवा में क्या होता है, वाटर या पानी या आप कह सकते हो एंजाइम। तो लार में क्या क्या हो गया, वाटर एंड एंजाइम, ये दोनों का प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि इस एंजाइम में दो तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज टाइलिन एंड सेकंड वन इज लाइसोजाइम। और ये दोनों एंजाइम किस में पाए जाएंगे, लार या सलाइवा में। अब दोनों का फंक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई भी फूड मटेरियल जैसे अगर इंटेक करते हैं, सपोज कि अगर हम एक सूखी रोटी लेते हैं और उसको बहुत देर तक अपने क्या करते हैं, माउथ में उसको च्यू करते हैं। च्यू करने के बाद होता क्या है कि वो जो रोटी होती है वो जनरली क्या होती है, हमें मीठी लगने लगती है। तो मीठी लगती क्यों है, क्या ऐसा मिलता है? तो ऐसा तो नहीं है कि माँ खिला रही है तो हाँ मीठी लग रही है, कोई और खिला रहा है तो नहीं लग रही है, ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है। मीन्स क्या है कि उसमें क्या होता है कि एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है हमारे सलाइवा में। और इसके प्रेजेंस में ये टाइलिन एंजाइम जो होता है ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और ये किसका डाइजेशन कर रहा है, स्टार्च का, जो हमारे ब्रेड में या रोटी में पाई जाती है। और यही स्टार्च क्या करता है, माल्टोज के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, जो एक सिंपलर फॉर्म है। ठीक है, तो ये माल्टोज जो होता है ये क्या करता है, हमारे रोटी में मिक्स होकर, और यही हमको टेस्ट प्रोवाइड करता है स्वीटनेस का, जो हमें बहुत ही मीठा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो लाइसोजाइम है। अब मान लीजिए कि जो लार है या सलाइवा है, इसमें एक एंजाइम का फंक्शन आपको पता चल गया कि जो टाइलिन है ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। और ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज, सिंपलर शुगर में। नेक्स्ट आपका दिया है लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मार्केट में ही रहते हैं या कहीं जाते हैं या घर पर ही होते हैं तो बिना हैंड वॉश किए ऐसे ही कोई भी फूड मटेरियल इनटेक कर लेते हैं। तो हमारे हैंड में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से भी क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म ऐसे ही चिपके होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम फूड मटेरियल जो भी खाते हैं उसी के साथ साथ वो भी क्या हो जाता है, चला जाता है। तो ये लाइसोजाइम का काम क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। तो जैसे आप कह सकते हो कि जो लाइसोजाइम होता है ये फैगोसिटिक नेचर का होता है। इस तरह आपका क्लियर हो गया कि जो बक्कल कैविटी में जो आपका सलाइवा है, सलाइवा का फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करता है, टाइलिन यानी कि कुछ स्टार्च के फॉर्म में जो पड़े रहेंगे, इसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। और यहाँ पे कुछ लाइसोजाइम जो एंजाइम होते हैं ये क्या करेंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपका दिया गया ओइसोफेगस, जिसके थ्रू फूड क्या करता है, आगे की तरफ एक्सटेंड कर जाता है। और आगे की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं ये आपको सेल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, स्टमक है। अब इस स्टमक में किस मटेरियल का डाइजेशन हो रहा है इसके बारे में बता दे रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये स्टमक है, तो जैसे भी हम जो भी फूड मटेरियल लेते हैं, जैसे कि आप लोग लेते क्या हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ऐसे लेते हैं आप लोग। तो इसमें जनरली क्या है कि यहाँ पर स्टमक में फैट का और प्रोटीन का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। अब
प्रोटीन आपका दिया गया है कि फैट का डाइजेशन स्टमक में हो गया, और यहाँ पर बताया गया है कि अगर प्रोटीन है तो इसमें 3 तरह के प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें इसका डाइजेशन हो जाता है स्टमक में। तो इसमें आपको दिया गया है कि अगर प्रोटीन का डाइजेशन है तो सबसे पहला कौन सा है, पेप्सिन, सेकंड वन इज रेनिन एंड थर्ड वन इज म्यूसिन। तो यहाँ पेप्सिन प्रोटीन है तो इसका डाइजेशन भी कहाँ होगा, स्टमक में होगा। रेनिन ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे मिल्क में कैसीन प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है म्यूसिन। म्यूसिन क्या करता है, जो हमारे स्टमक में एक बहुत ही हार्ड एंजाइम या एसिड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत ही हार्ड होता है और इसके प्रोटेक्शन के लिए ये क्या होता है, म्यूसिन नाम का एंजाइम पाया जाता है एक लेयर के फॉर्म में, ताकि ये इसका कोई भी इफेक्ट होता है इसको क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि जैसे कि आप देख रहे हो जैसे स्टमक आपकी एंडिंग होती रही है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ड्यूडेनम, जो यू शेप का दिख रहा है। ये आपका स्ट्रक्चर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये तो इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। नेक्स्ट आपको जैसे ही यहाँ क्वाइल्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल में, तो कंप्लीट डाइजेशन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी तरह अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट अगर सर्वाधिक पाचन यानी कि सबसे ज्यादा पाचन यानी कि आप कह सकते हो कि पूरे बॉडी में या पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे अधिक डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका फंक्शन क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो सलाइवा था, सलाइवा में वाटर और कुछ एंजाइम्स के डाइजेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि जो भी बचे हुए जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिसका डाइजेशन अब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं हुआ रहता है, तो उसका डाइजेशन कहाँ हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और भी जैसे कि वाटर वगैरह है तो इसका भी डाइजेशन कहाँ हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपको इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए इस क्वेश्चंस के हेल्प से। तो ये सारी चीजें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अग्न्याशयी रस निम्न में से किसका पाचन करता है। यानी कि अग्न्याशयी रस मीन्स होता है कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये किसका डाइजेशन करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन इज वसा, थर्ड ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट एंड फोर्थ ऑप्शन इज सभी का यानी कि ऑल, यानी कि जितने भी आपको दिए गए ऑप्शन ये सबका डाइजेशन करता है। अब यहाँ दिया गया अग्न्याशयी रस यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है। अब पैनक्रियाटिक जूस दिया गया है तो ये क्लियर है कि पैनक्रियाज से ही ये जूस रिलीज होंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पैनक्रियाज कहाँ पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी स्ट्रक्चर में आप लोग देखे हैं कि जैसे ड्यूडेनम का एक आपको मिला है, ये आपको स्टमक की लेयरिंग मिली थी और यहाँ से एक ड्यूडेनम लेयर मिला था जो यू शेप का था, और इसी से अटैच्ड एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये है पैनक्रियाज आपका। जैसे कि ये स्टमक पोर्शन है, जैसे सॉलन स्ट्रक्चर में आपका ये जुड़ा हुआ था और यहाँ से क्या था, ओइसोफेगस, और ये ड्यूडेनम, और इसी ड्यूडेनम से क्या होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लेकिन सेकंड नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा कि अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लिवर। अगर उसी तरह पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेकंड ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज आपका पैनक्रियाज। अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड तो आपका क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज। और यहीं से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। और यही पैनक्रियाटिक जूस एक तरह का कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन तीनों चीजों का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि अगर पैनक्रियाज है और इसमें जो पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, सेकंड आपका दिया गया है फैट। तो फैट का डाइजेशन कैसे होता है कि इज द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम।
थर्ड है प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में। तो इस तरह करके आपके हो गए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में आपका डाइजेशन हो गया और इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको मिलेगा कि जो पैनक्रियाज होता है उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हो गया कि इस तरह जो ग्लैंड हो गए मिक्स्ड, उसमें दो तरह के ग्लैंड होंगे। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें दो नेचर के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं तो इसमें किसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो इसमें ये एंजाइम पर अपना काम करता है। जो एंडोक्राइन होता है, तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है, जो पैनक्रियाज का एक पार्ट है एंडोक्राइन, तो ये हार्मोन के प्रेजेंस में कार्य करता है। तो इस तरह करके आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि पैनक्रियाज है क्या, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की ग्रंथि होती है। इसमें पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है जो कंप्लीट डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, जिसमें कंप्लीट डाइजेशन में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो इस तरह करके सारे पॉइंट्स आपको हमने क्वेश्चंस के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और भी मजेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। लेट्स एग्जाम अप के साथ। थैंक यू।